वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। माय नेम इज अमित किलोर। ईपीएफओ 2025 की नोटिफिकेशन आई हुई है। इस सेशन में हम जो 2023 में ईपीएफओ का एग्जाम आया था उसको एनालाइज करेंगे। बट वी आर गोइंग टू डू इज दैट कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रीड द क्वेश्चन पेपर, ट्राई टू नो द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस और कौन कौन से टॉपिक से बेसिकली कहां से क्वेश्चंस आए थे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या डिफिकल्टी लेवल है इस क्वेश्चन पेपर का। नाउ क्वेश्चन और कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जनरली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उससे थोड़ा सा कम लेवल है, लेकिन जो पीएससी होता है या बैंकिंग एसएससी है उससे थोड़ा सा बेटर है। रीजन बीइंग कि कंडक्ट तो यूपीएससी ही करवा रहा है। ईपीएफओ का एग्जाम एटलीस्ट यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। दे डू नॉट आस्क वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन तो यूजुअली थोड़े से मतलब यूपीएससी से इजी होंगे। ऑब्वियसली देयर इज सम फैक्चुअल टिल्ट है क्वेश्चन पेपर का, बट जनरली स्पीकिंग उसके बावजूद भी देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस टू पुट इट। बट उसको सही जानने का तरीका ये है कि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को बेसिकली एक बार डायरेक्टली एनालाइज करके देख लें। तो जिस बच्चे ने अभी तक पिछले साल का पेपर नहीं देखा था ईपीएफओ का, स्टे विद मी, विल रीड द क्वेश्चंस टुगेदर एंड विल ऑब्वियसली गेट द आंसर्स कि बेसिकली क्या क्या आंसर आ रहे हैं इसके, सो दैट वी गेट द आइडिया एग्जैक्टली राइट। नाउ जो भी बच्चे ईपीएफओ 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज द टेलीग्राम चैनल जो कि हमने उनके लिए बनाया है राइट। वी हैव एक्चुअली मेड इट बाय द नेम ऑफ द ईपीएफओ 2025। इस पे ऊपर लिखा होगा बाय अमित किलोर। तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। जो स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज एंड अकाउंटिंग वाले जो टॉपिक्स हैं जिनका मटेरियल अवेलेबल नहीं है मार्केट में या जो यूपीएससी में सिलेबस में नहीं आते हैं, उनसे रिलेटेड जो कंटेंट और जो पीडीएफ होंगे वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। And a lot of you students were basically asking me to do the classes for that, right? वो basically classes, क्योंकि वो जो पुराने वाले इंस्टीट्यूट के ऊपर जो क्लासेस थी वो उन्होंने बेसिकली सारी की सारी डिलीट कर दी हैं। तो वी आर गोना मेक द होल कोर्स। हम ईपीएफओ का पूरा कोर्स एक 100 to 120 आवर्स का पूरा कोर्स बना देंगे। उसकी जो क्लासेस होंगी, उसकी जो फीस होगी, वो मतलब क्या नाम है उसका, जो कोर्स की जो पेमेंट होगी वो बेसिकली इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वी आर टेंटेटिवली विल गोना स्टार्ट इट फ्रॉम द 1st to the 5th of the August, राइट। बट हाँ, उसके बावजूद भी अगर जो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज और जो अकाउंटिंग है और ये एनी टॉपिक जो कि ईपीएफओ में आता है लेकिन यूपीएससी में नहीं आता, उसको हम इसके अंदर इसका वो जो उसका कंटेंट है वो मैं इसके अंदर अपडेट कर दूंगा राइट। बट हाँ, आज का जो मेन फोकस है, टुडे वी आर गोइंग टू एक्चुअली ईपीएफओ 2023 का जो एग्जाम है हमारा, ईपीएफओ 2023 का जो एग्जाम था ईओएओ का, यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर का, उसको एनालाइज करते हैं, उसको एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नाउ द प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल। विल जस्ट लिटरली ओपन द क्वेश्चन पेपर, दैट इज हाउ इट शैल बी इन योर एग्जामिनेशन रूम, और हम उसको रीड करने की कोशिश करते हैं राइट। फर्स्ट जस्ट गेट द आइडिया व्हाट दिस क्वेश्चन पेपर इज अबाउट, व्हाट दे आर गोना आस्क एंड हाउ डज इट गो। एंड उसके बाद जो इसकी की है वो मतलब अभी मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, बट की मैं उस टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा सो दैट आप खुद भी घर पे बैठ के एक बार सॉल्व कर सकते हैं। सो जनरली स्पीकिंग 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जनरली स्पीकिंग नहीं, एक्चुअली में 100% 120 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल क्वेश्चन पेपर होता है 300 नंबर का, ठीक है। 120 क्वेश्चंस यानी कि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा और फाइनली टोटल जो स्कोर होगा 300 का होगा। कट ऑफ आपको अप्रोक्सीमेटली नहीं तो 100 आउट ऑफ 300 यू हैव टू स्कोर मिनिमम 170, राइट। कट ऑफ डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी 180 तक हो जाती है, 150 तक भी होती है, बट डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। बट कम से कम नहीं तो हमें इतना टारगेट करना पड़ता है, यानी कि 120 में से मिनिमम नहीं तो आपको 60 से 70 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर 60 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं तो योर एक्चुअली स्कोर वुड बी अप्रोक्सीमेटली 150, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यू विल हैव टू गो समवेयर अराउंड 80। 60 से 80 क्वेश्चंस का बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है। Now, out of those 120 questions, 15 to 20 questions are English. English हमारे सेक्शन है, इस सिलेबस का पार्ट है। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं तो उनको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। Now, this is it. Directions in the following five items. Each item consists of 6 sentences of a passage. तो लाइन से एक पैसेज के 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। The first and the 6th sentence are given at the beginning as the S1 and S6. तो ये पहला सेंटेंस है और लास्ट वाला ये सेंटेंस है। बीच में जो 4 हैं ये शफल कर दिए गए हैं एंड वी हैव टू टेल बेसिकली कि इन चारों का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। यू गेट द क्वेश्चन राइट। सो ये जो स्टेटमेंट है, दीज आर द 6 स्टेटमेंट्स। ये 6 स्टेटमेंट्स ऐसे क्रोनोलॉजिकली एक पैराग्राफ की स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है जियोलॉजिकल मैपिंग व्हेन प्रॉपर्ली डन डिमांड्स स्किल एंड जजमेंट, दैट्स द फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड देन वी कम एट द लास्ट, नथिंग इज मोर नाइव देन टू बिलीव दैट अ फील्ड
जियोलॉजिस्ट शुड गैदर ओनली फैक्ट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ विच इज टू बी मेड एट अ लेटर डेट। और इन फर्स्ट और लास्ट के बीच में ये 4 स्टेटमेंट आती है, लेकिन ये चारों की चारों जंबल करके दे रखी हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इसके अंदर बेसिकली सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एंड ये 5 आइटम्स की है, मतलब कि इस प्रकार के टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? वी हैव टू आंसर दैट। तो ये क्वेश्चंस मतलब कि इस प्रकार से इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। एंड व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जो 15 से 20 इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, आई अंडरस्टैंड इट कि वो रिलेटिवली थोड़े से इजी हैं, मतलब कि कोई खास जो हमारे सी सेट में आते हैं उससे भी थोड़े से इजी लेवल के होते हैं। तो जनरली अगर आप इसका मैं वैसे क्वेश्चन बता देता हूं, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं सबसे पहले। आई बिलीव द आंसर टू दिस इज RQSP। I hope so. Now RQ मतलब the second statement is that such mapping requires keen observation and a knowledge of what data are significant. Q का मतलब as the field work progresses, and S का मतलब above all the field geologist must use the method while the field work progress he should conceive as many interpretation as consistent with the known facts. ये questions करने कैसे होते हैं? In all generally speaking ये intuition पे है। ये जो questions हैं जितने भी ये English वाले ऐसे जिसके अंदर हमें statements को chronologically डालना होता है, generally intuition if you can read it and you can understand the meaning, तो आपको लॉजिकली फ्लो सुनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसको काफी कई बार प्रैक्टिस करके चले जाएं सो दैट यू आर एबल टू जनरली गेस। यूजुअली अगर आप इसको खुद इकट्ठे लाइन से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। एक इसके लिए जो ट्रिक फॉलो की जा सकती है वो जनरली लेट्स से कि इट्स थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन चलो उससे क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो वी कैन एक्चुअली डू दैट। What you can do is that कि इसको रिवर्स में सॉल्व कर सकते हैं। रिवर्स में सॉल्व करने का मतलब होता है कि सबसे पहले SRQP, ट्राई SRQP, ट्राई रीडिंग इट। आपको इमेजिन कीजिए कि इसका आंसर A है, SRQP है, और ट्राई रीडिंग इट नाउ। तो क्या वो लॉजिकल फ्लो बन रहा है कि S अगर सबसे पहले अबव ऑल द फील्ड जियोलॉजिस्ट मस्ट यूज द मेथड ऑफ वर्किंग मल्टीपल हाइपोथेसिस टू डिड्यूस द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या ये लाइन ऐसी है जो कि एक्चुअली में जियोलॉजिकल मैपिंग व्हेन प्रॉपर्ली डन डिमांड स्किल्स एंड जजमेंट? ओके, यू गेट द आइडिया। सो या तो इसका एक लॉजिकल फ्लो आपको अगर समझ में आने लग जाए खुद ही इंट्यूटिवली तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और एल्स ऑब्वियसली यू कैन आल्सो ट्राई टू फिगर आउट कि एक बार एक एक करके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उस क्रोनोलॉजी में सारे के सारे सेंटेंसेस को पढ़ के देखो, एंड जनरली स्पीकिंग यू काइंड ऑफ गेट द होल्ड कि ये जो पैराग्राफ था ये क्या था। नेवरदलेस वील एक्चुअली हैव अ लुक एट द सेकंड वन before I actually pick my pen. All right. Now look at the second one. Second one is the under the colonial regime, basic infrastructure such as the railways, ports, transport, post and the telegraphs did develop. ये पहला statement है, और last वाला statement है naturally therefore these areas remained inaccessible to the people. अब इसके बीच के कुछ 4 statements हैं. There always remained an acute shortage of all weather roads. Roads constructed in India prior to advent of British rule were not fit for the modern transport. However, the real motive behind this development was not necessarily to provide the basic amenities, and the roads that were built primarily served the purpose of the drawing out the raw materials. अब exactly उसी तरीके से अगर मैं कहूं तो या तो आप एक बार इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शायद ये लॉजिक बन जाएगा। और अगर ये मैप नहीं बन रहा है देन मतलब कि खुद ही खुद एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो जनरली स्पीकिंग कुछ ना कुछ फिगर आउट होने का इंट्यूटिव, दिस इज जस्ट इंट्यूटिवनेस, दिस इज जस्ट कि आपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी हमें 120 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं आज आपको आंसर बता देता हूं सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। RQSP, दिस इज द आंसर ऑफ द D, इसका नंबर है आंसर नंबर D। तो इसका मतलब यह है कि अंडर द कॉलोनियल रिजीम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप, लेकिन द रोड्स, इसके बाद आना चाहिए R वाला। हावेवर द रियल मोटिव, लॉजिक है कि यस ऐसे ही एक स्टेटमेंट दी हुई है लेकिन फिर उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। देन वी गो विद दिस, रोड्स पहले जो थी वो बेसिकली नॉट मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए फिट नहीं थी। देन द रोड्स दैट वर बिल्ट प्राइमरली सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी। जो ब्रिटिशर्स ने रोड बनाई थी वो बेसिकली आर्मी के लिए बनाई हुई थी, ना कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए बनाने के लिए। रॉ मटेरियल्स को बेसिकली वो कंट्री साइड से पोर्ट्स पर ले जाने के लिए उन्होंने रोडवेज और रेलवे ट्रांसपोर्ट डेवलप किया था। एंड देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द ऑल वेदर रोड्स to reach out to the rural areas during the rainy seasons. Therefore, these areas remained inaccessible to the people. Logic. तो मैं इस प्रकार से मतलब this is one format of the question that they are going to ask. इसका कोई प्रिपरेशन नहीं है, दिस इज नॉट लाइक कि मैथमेटिकल है, हिस्ट्री है जिसको पढ़ के याद किया जा सकता है, और एल्स यू कैन लर्न लाइक पॉलिटी। दिस इज इंग्लिश, यू कैन प्रैक्टिस फ्यू ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड यू विल बी डन। बाकी रेस्ट ऑफ इट विल एक्चुअली हैव टू डिपेंड ऑन योर इंट्यूटिवनेस कि आप कितनी अच्छी तरह से उस समय जज कर लेते हैं।
So question number 3, let's go with that. The contemporary history will come with this. Contemporary history is necessary, but it is at best a tentative record. Some portentous events can be seen to be so from the moment of their occurrence, like the discovery of the new world. Others of comparable momentousness are hidden in obscurity. हिस्ट्री के बारे में एक कमेंट्री है, कुछ कहना चाहता है कि वैसे कंटेम्पररी हिस्ट्री नेसेसरी है, पर इट इज एट बेस्ट ए टेंटेटिव रिकॉर्ड. कुछ रह जाता है, कुछ नहीं है. इट इज बेसिकली चेंजेबल ऑल्सो. फिर उसी प्रकार से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो हैं फ्रॉम देयर मोमेंट ऑफ ऑकरेंस इंपॉर्टेंट बन भी जाते हैं, बट कुछ उसी लेवल के, उसी मोमेंटसनेस की इंपॉर्टेंस के हिडन, दे आर हिडन इन ऑब्सक्योरिटी परमानेंटली. देन सिमिलरली देयर आर 4 स्टेटमेंट्स जो कि इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में आती हैं, तो हम उनको आंसर लेके चलेंगे. नाउ आई शैल टेल यू द आंसर. इसका आंसर है QPSCR. QPSR. It possesses indeed a massive supply of public record, but is necessarily lacks the inner knowledge of politician minds, of planners' proposal, of scientists' discoveries, of technicians' breakthroughs. ठीक है, जो ये कंटेम्पररी हिस्ट्री है नेसेसरी है, पर वो टेंटेटिव रिकॉर्ड होती है. क्यों? क्योंकि यस, एक पब्लिक रिकॉर्ड का बहुत सारा सा मैसिव उसके पास रिसोर्स है जिससे वो हिस्ट्री लिखी जा रही है कंटेम्पररी, बट जरूरी नहीं है कि जो पॉलिटिशियन के माइंड के अंदर चलता है वो उसको पता हो. प्लानर्स के प्रपोजल किस वजह से हुए हैं, साइंटिस्ट डिस्कवरी, टेक्नीशियंस के जो ब्रेक थ्रूज हैं उनको अंडरस्टैंड पूरी तरह से नहीं कर पाएगी. देन द रेलिवेंस ऑफ द इशू ऑफ द प्रोपोर्शन इज द सिग्निफिकेंट. इट लैक्स पर्सपेक्टिव सिंस इट इज bereft of the sense of the proportion. देखो, ये एक हिस्ट्री के ऊपर एक पैराग्राफ है जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कंटेम्पररी हिस्ट्री मतलब जो कि हमारे रीसेंट टाइम्स की, फॉर एग्जांपल 1990 की जो हिस्ट्री है, 1980 की जो हिस्ट्री है, वो कंटेम्पररी हिस्ट्री होती है ना. उसका फायदा ये है कि वी हैव अ लॉट ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स जिसके बेसिस पे लिखा जाता है. बट अगेन, पब्लिक रिकॉर्ड के बावजूद भी हिस्ट्री में जो इवेंट होते हैं उसके आगे फ्यूचर में क्या पर्सपेक्टिवली कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. लाइक जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी को जब हम 250 साल बाद रेट्रोस्पेक्टिवली देख रहे हैं, सो वी अंडरस्टैंड दैट इट वाज एन इंपॉर्टेंट बैटल, बट एट दैट मोमेंट या फिर 1760 में या 1770 में या 1780 में उसकी कोई इतनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं किसी को फील हो रही होगी. एंड दिस इज व्हाट, सो द रेलिवेंस ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोपोर्शन इज द सिग्निफिकेंट. वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि इस इवेंट का क्या प्रोपोर्शन फ्यूचर में होगा. एंड देन द लास्ट, इट लैक्स पर्सपेक्टिव सिंस इज bereft of the sense of the proportion. and then छठे वाला जो स्टेटमेंट. नेवरदलेस, चलिए, इंटरेस्टिंग इन्होंने ये पैराग्राफ पिकअप किए हुए हैं. फोर्थ का, इनकम इक्वालिटी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज वर्स देन द मोस्ट एस्टिमेट्स. नो डाउट अबाउट इट. ठीक है भाई, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जितना एस्टिमेट करते हैं उससे भी कम है. ये फर्स्ट सेंटेंस है. द लास्ट वन इज दैट द टैक्स रेजिम इन दीज कंट्री नीड्स टू बी द प्रोग्रेसिव एंड द फ्यूचरिस्टिक. ठीक है, एंड देन बीच के अंदर उसके अंदर 4 स्टेटमेंट्स हैं. सो I'll give you the answer. The question answer is the QSPR. इसका आंसर ये है. Q, the effective tax rates are not really progressive with regard to the income. They are even less so with regard to the wealth. And there is a staggering level of difference between the income metrics and the actual income of prosperous in such countries. And they need to be re-engineered to bring into the tax net the enormous sums of the missing. ठीक है, टैक्सेशन के बारे में है. I think this is an easier topic, easier paragraph. आप इसको understand कर लिए होंगे. Then the question number 5, the history of English literature is usually divided into 5 different periods. ये first statement है. उसके बाद ये 4 में से कोई आने चाहिए. फिर लास्ट में ये बनेगा the real danger of the periodization which tends to give the impression of the distinct categories where there are none. चलिए, इसका भी आंसर जो है स्पेसिफिकली मैं आपको पहले बता देता हूं. RQPS. This is it, not a problem. तो ये 5 क्वेश्चंस इंग्लिश के इस प्रकार से हमारे ईपीएफओ के एग्जाम में आते हैं. जनरली स्पीकिंग, जंबल्ड सेंटेंसेस को. नाउ आई बिलीव यू वुड अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, अपनी जनरल इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए. ऑल ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस आर सॉल्वेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वुड नॉट बी अ वेरी हार्डकोर कॉम्प्लेक्सिटी. एंड जनरली क्योंकि चारों के चारों आंसर दिए हुए हैं ना, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग उन चारों को सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करो तो यू विल गेट दैट इंट्यूशन कि ये कौन सी सही क्रोनोलॉजी और इसको बेसिकली सही किस प्रकार से पढ़ा जाता है. राइट? मतलब कि मेरा मानना यह है कि जिसको ईपीएफओ करना है भाई, कम से कम अपने इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर आना अच्छी तरह से. आसान क्वेश्चंस आते हैं ना. उसके बाद दोबारा से इन फॉलोइंग 5 आइटम्स. तो पहले 5 के बाद दोबारा से ये 5 के लिए इंस्ट्रक्शंस है. ईच आइटम हैज ए सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट्स लेबल्ड एज A, B and C. मतलब कि एक सेंटेंस है, उसमें 3
उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, दिस इज द ए पार्ट, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी, एंड देन देयर इज ऑब्वियसली है दूसरा है जिसके अंदर डी है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस में ग्रामेटिकल एरर है, और अगर किसी में नहीं है तो विल चूज द डी। सो इफ वी थिंक कि रमेश लाइक्ड दिस हैज अ ग्रामेटिकल एरर, वी हैव टू चूज ए। अगर हिज फ्रेंड्स म्यूजिक प्लेयर, बी, टू हिज ओन, तो सी, और अगर हमें लगता है कि इन तीनों में से किसी में कोई एरर नहीं है तो वी आर गोना चूज डी, मतलब कि ग्रामेटिकल एरर। व्हाट इज द ग्रामेटिकल एरर, वी डोंट एक्चुअली हैव टू चूज, मतलब कि वो हमें नहीं बताना, हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करना है, राइट। सो रमेश लाइक्ड हिज फ्रेंड्स म्यूजिक प्लेयर टू हिज ओन, ओके, दिस इज प्रोबेबली द आंसर सी। टू हिज ओन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, डजंट मेक एनी सेंस ऑब्वियसली। सेकेंड वन, गिवन द कॉम्प्लेक्स ऑफ गिवन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रॉब्लम, यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए था, आई बिलीव, इफ यू आर राइट, कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी, इसको भी बेसिक, इसको और थोड़ा सा, इफ आई से, राइट, गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी of the problem, so A is the answer of the seventh. Similarly, the group of the students on a visit to Srinagar circumnavigated around the Dal Lake or the no error. What do you think? Now, according to me, the group of students on a visit to Srinagar circumnavigated around the Dal Lake. Seems like no error in this, right? So there is obviously no error. We choose D. Jitendra was the smartest of the two children in the room. Jitendra was, is, it has to be is. Yes, Jitendra is the smartest of the two children in the room. So, or we cannot actually choose the smartest, we'll probably have to choose the smarter. I think the correct one is the smarter. Jitendra was the smarter of the two children. जब दो बच्चों में comparison होगा तो we will not use the third form of the verb, we'll have to use the second form. It can be fine, the was, it can be doable, but this has to be the smarter. ठीक है, so this is the A1. And then the 10th one, he asked me if I would be interested in signing up as a member of the group. He asked me if I would be, yes, interested in signing up as a member of the group. No error. So जैसे कि आप अभी अपने किसी दोस्त को बचाओगे कि अमित सर basically asked me to sign up as a member of the EPFO 2025 Telegram group. There would be no error in that sentences. ठीक है, चलिए। So ये 5 क्वेश्चन सिंपल ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करने के हो गए, और उसके बाद in following 5 items each sentences has a blank space and a 4 options given after the sentence, most appropriate चुनना है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, बीच में ब्लैंक स्पेस है, इसमें से ऑप्शन चुनना है हमें कौन सा इसके अंदर सही है, राइट। मतलब कि सिंपल वो फिल इन द ब्लैंक वाला जो क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चंस जो आते थे, वी हैव डन इट इन द 10th क्लास, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। आई वॉकिंग पास्ट दिस पर्टिकुलर शॉप फॉर द पास्ट 3 years। अब मैं देखो, जनरली स्पीकिंग जो ग्रामर होती है वो हमें बचपन में सीख लेनी होती है, लेकिन अगर किसी ने नहीं सीखी अच्छी तरह से तो करना क्या होता है, फिर दोबारा से हर एक वर्ड को इस ब्लैंक में फिल करके अपने माइंड में बोलने की कोशिश करो। आई वॉज वॉकिंग पास्ट दिस पर्टिकुलर शॉप फॉर द पास्ट 3 years। आई एम नॉट सेइंग कि दिस विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू, बट यू विल फाइंड सम ऑफ द सेंटेंसेस। क्योंकि अगर आपने कुछ भी इंग्लिश में पढ़ा है, कभी भी बुक्स पढ़ी हैं, हिस्ट्री की बुक्स, पॉलिटी की कोई भी बुक्स पढ़ी है, चाहे अपने खुद रीडिंग ना भी की हो, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस होता है, कुछ मतलब सारे नहीं, कहीं ना कहीं पे तो आप गलती करोगे ही, बट अ लॉट ऑफ देम कैन बी जस्ट आइडेंटिफाइड बाय रीडिंग लाउडली इन योर माइंड। सो आई have been walking past this particular shop for the past 3 years. The correct answer is basically C. All the effects can be connected with immediate causes, but it dash whether they provide the whole explanation. It is doubted, it is a doubt, it may be a doubt, it may be doubted, right? So I feel it may be doubted whether they provide. The answer is basically D. But it is doubted whether, no, I don't think so. It is a doubt. ये तो बिल्कुल भी लॉजिक नहीं बन रहा था. It may be a doubt whether they provide. No, this cannot be. चलिए, a bird in hand is better than 2 in the bush. I think we have heard this idiom. पहले भी सुना हुआ है हमने ये. तो I think in hand ही होना है ना? In hand. In hand. Human history is ample proof that human ambition knows no limits. We have also heard this. ये भी कहावत जो होती है हमने सुनी हुई है. Knows, I believe, is the correct answer. Good history presents several perspectives on a period, but these divergent views must dash into an integrated whole. Must be made or fused, fit. Must be balanced into, must fit. Divergent views हैं,
उनको इंटीग्रेटेड होल में फिट होना पड़ेगा. They cannot be, they must be made into an integrated whole. That doesn't make sense. Be fused is a good word, but I believe fit seems to be more appropriate. Right? 5 ये क्वेश्चन हो गए यार. ये लास्ट 10 और क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 5 और क्वेश्चंस है, तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस है. मुझे जेन्युइनली लगता है कि जिन बच्चों की इंग्लिश ठीक है उनके लिए ये इजी सेक्शन आएगा. जिनकी डिफिकल्ट है उनको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसको प्रैक्टिस का सिंपल सा तरीका है कि जो भी आपकी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बुक है, जो भी आप यूज करते हैं, या फिर एसएससी बैंकिंग के लिए जो भी बुक यूज करते हैं, जस्ट फाइंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब ये पर्टिकुलर टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करने वाले, स्टेटमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल करने वाले, एंड दिस वन. और अभी जो और दूसरे एग्जाम्स में भी देख लेंगे कि और किसी फॉर्मेट में इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं यानी. तो ये 20 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्प्रिहेंशन है. देयर इज क्या नाम है, पूरा पूरा इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, एंड वी जस्ट नीड टू इसके अंदर हमें कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे आंसर को अंडरस्टैंड करना है. करेंगे इसको? देखो चलो ध्यान से एक बार खुद ही पढ़ लेते हैं. पर्पस तो नहीं है, बट मेरे साथ बैठ के पढ़ लो यार थोड़ी देर के लिए. लेट्स थिंक अबाउट लाइटली. हमें ये पैसेज केयरफुली पढ़ना है और नीचे के ये 5 क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है बेस्ड सोली ऑन द कंटेंट ऑफ द पैसेज एंड द ओपिनियन ऑफ द ऑथर ओनली. मतलब कि इसको खुद दिमाग नहीं लगाना है. अगर पैसेज में लिखा हुआ है कि एरिस्टोटल ने ग्रेविटी इन्वेंट की थी, तो फिर आंसर में एरिस्टोटल ने ग्रेविटी, फिर अपनी नॉलेज नहीं लगानी है कि नहीं नहीं ग्रेविटी को तो इन्वेंट तो करता ही कोई भी नहीं है, लेकिन उसकी इक्वेशन सबसे पहले न्यूटन ने दी थी, मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर व्हाटएवर दैट. वी जस्ट हैव टू लिमिट आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू द paragraph that has been given. The world's life supporting resources are being depleted at a faster rate than ever before. इसको मेरे साथ साथ पढ़ो और एक बार खुद लाउडली अपने दिमाग में पढ़ते जाओ. देखो कितनी आसानी से ये 5 क्वेश्चंस होते हैं. वर्ल्ड्स के जो लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज हैं, दे आर बीइंग डिप्लीटेड एट अ फास्टर रेट. हमें अपनी प्रैक्टिसेस चेंज करनी पड़ेगी ताकि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ सके. इसके डायमेंशंस के चेंज देने के लिए व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने अपना एजेंडा 2030 अनाउंस किया है. इसने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स दिए हैं जो कि इस फ्रेमवर्क को डिस्क्राइब करते हैं पूरे के पूरे इस ग्लोबल एफर्ट को. विद ईच गोल एजुकेशन होल्ड्स ए की पोजीशन. सारे के सारे गोल हैं 17 के, उसके अंदर एजुकेशन सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाला है. ऑफ कोर्स एजुकेशन एंड लर्निंग ये आइसोलेशन में तो फंक्शन नहीं करती है. ट्रेडिशनल सेंस में दे हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वन लिव्स इन, एंड ऑब्वियसली हम एक जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर करते हैं. दोनों के दोनों इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होते हैं. इंट्रिंसिक का मतलब कि एक एजुकेशन पढ़ने वाला बंदा अंदर भी, मतलब इट हेल्प्स यू ग्रोथ, इट हेल्प्स योर ग्रोथ एज अ पर्सन, एंड देन देयर इज एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू आल्सो. मतलब कि एजुकेशन आपको स्किल्स भी देती है जबकि आपको बाहर वैल्यूएबल बनाती है. यू कैन डू मोर वर्क, यानी कि एज एन इंस्ट्रूमेंट आपको ज्यादा, मतलब दिस इज रॉन्ग, बट इंस्ट्रूमेंटल जब भी आप ये शब्द सुने, अगर आप उसको समझना चाहते हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि इट मेक्स यू एन इंस्ट्रूमेंट, बट इट जस्ट मेक्स यू दैट इट गिव्स यू एन एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब कि आपके अंदर एक्सटर्नल स्किल्स प्रोवाइड कर देती है. नेवरदलेस व्हाट आर द मेनी रोल्स ऑफ एजुकेशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन के क्या रोल हैं? इट्स पर्पस इज ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर. इट शुड वाइडन वंस वर्ल्ड व्यू, मेक वन क्वेश्चन अनसस्टेनेबिलिटी. अगर आप शिक्षित हो तो आपको भी वो चारों तरफ हमारी तरफ जो अनसस्टेनेबिलिटी चल रही है. Help one build competencies to address global challenges and be accommodated in a global system. Beyond this, education for sustainable development means integrating the future as a specific dimension of our learning activities. यानी कि जब भी पढ़ाई करो तो कहीं ना कहीं पे, and this is what UPSC also does. Whenever you have to answer questions in the mains, this future as a specific dimension needs to become part of your answer. तो यहाँ पे इन्होंने लिखा यही हुआ है कि फ्यूचर हमारी लर्निंग का, मतलब कि जब भी हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इन ऑल सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, इवन इफ इट इज एकेडमिक और इफ इट इज इंस्ट्रूमेंटल और इफ इट इज वोकेशनल एंड इन जनरल ऑल्सो, टू एंश्योर दैट वी डेवलप सस्टेनेबली, हमें फ्यूचर हमेशा एक डायमेंशन को फॉलो, मतलब अपने दिमाग में रख के चलना होता है. नाउ हाउ टू बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर मस्ट प्ले अ सेंट्रल रोल इन एजुकेशनल प्रोसेस. ग्लोबलाइजेशन जो है, जो कि मियरली एक ग्लोबल कैपिटलिज्म की तरह शो होता है, हैज एन इनएविटेबिलिटी अबाउट इट. मतलब ये ग्लोबलाइजेशन होके रहेगी. यस, हम जनरली उसको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, बट इट विल एक्चुअली हैपन इन ऑल अदर कॉन्टेक्स्ट आल्सो, एंड वेरी स्पेसिफिकली इन एजुकेशन आल्सो. वेदर वी लाइक इट और नॉट, we live in an interconnected world and interdependent, and it is well recognized that the 21st century challenges are global in nature and require cooperation beyond national boundaries. भाई सस्टेनेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ गांव में सॉल्व नहीं हो सकता. यू हैव टू डील विद ऑल द कंट्रीज एंड डिफरेंट कम्युनिटीज. इट हैज टू बी हैंडल्ड ग्लोबली.
ठीक है, ऐसे पढ़ के पूरा का पूरा अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, इसमें कौन से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज होल्ड अ कॉमन की पोजीशन इन यूनाइटेड नेशंस एजेंडा 2020 2030? राइट, नॉट answer shall be D. I don't think so. I have to tell you. Seems like an answer. What is the role of education in sustainable development, my dear? Anything? What is the role of education? Education will increase the global capital. ये तो नहीं लिखा हुआ है. Education will reduce interdependence. ये तो बढ़ेगी. Education will provide books to read on sustainable development, which is true, but that's not the answer. Education will develop multiple competencies for sustainable development among people of all the world. 17 का easy. We live in a highly interconnected and interdependent world. What does this phrase means in passage? Well, we are now more connected and dependent upon each other for our survival. I think this is the means of transport have become faster. No, we have become dependent on other countries. We are facing challenges. The answer is A. Seems like the correct answer. The world's life supporting resources are being depleted at a faster rate than ever before. What does this phrase mean in the passage? Today we are facing acute shortage of products. Yes. Medical health system are deteriorating at fast pace. No, that's not there. Because ये तो नहीं है बिल्कुल भी. ये तो डिस्कस ही नहीं किया हुआ एक्चुअली में. The natural resources necessary to sustain life are reducing drastically. Yes. Human life is becoming more. Yeah, this one is the answer. The 19 is the C. And then 20. There is an increasing recognition of the importance of the global citizenship. Because ये हमने पढ़ा नहीं, शायद लास्ट वाला सेंटेंस पे होगा. देखे? हाँ, ये रहा. बिल्कुल. In fact, global challenges have expanded the very notion of citizenship itself. There is an increasing recognition of the importance of the global citizenship. ठीक है? So there is an increasing recognition of the importance of the global citizenship because people want to travel more. No, it will unite people. People will cooperate with each other, save them. No, will believe in fun. Yeah, this is it. It will unite from all over the world. And that is it. Simple question. I think so. Shall I? Yes, I think. So यार ये क्वेश्चन है. नाउ इंग्लिश के जो ये 20 क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसके अंदर ज्यादा डिफिकल्टी आनी चाहिए. जनरली दो आई थिंक आई शुड हैव स्टार्टेड विद द अदर सब्जेक्ट्स. अब दूसरे उसके बाद क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, उसमें और क्या क्या आता है. लेट्स एक्चुअली हैव अ लुक एट इट. कम ऑन गाइस. सो दिस इज द 21. इंग्लिश और हिंदी में दो जगह पे आता है. Which one of the following was not provided in the Regulating Act of 1773? अब इसको मॉडर्न हिस्ट्री में मान लो, पॉलिटी में मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों के दोनों ओवरलैप कर रहे हैं. मेरे हिसाब से हिस्ट्री वाला सीक्वेंस चल रहा है, तो दिस शैल बी अकॉर्डिंग टू यूपीएससी दिस इज एन हिस्ट्री पार्ट. कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं था, नॉट प्रोवाइडेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट? आंसर बता देता हूं डायरेक्टली. द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज ऑथोराइज्ड टू अपॉइंट सक्सेसर टू बॉम्बे. ये वाला आंसर नहीं है, तो नॉट वाला है. बाकी तीनों थे. ठीक है, दिस वाज ट्रू. बंगाल की और बॉम्बे की जो बंगाल की प्रेसिडेंसी के सबऑर्डिनेट कर दिए गए थे मद्रास और बॉम्बे वाले. एंड गवर्नर जनरल और काउंसलर का जो टेन्योर था वो 5 साल तक फिक्स हो गया था. एंड सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस था वो एस्टैब्लिश कर दिया गया था. नॉट अ प्रॉब्लम. सेकंड, फिर 22nd, माय बैड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? दोबारा से वही क्वेश्चन, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है. वहां पे भी एक एक्ट के बारे में, यहां पर भी एक एक्ट के बारे में 4 स्टेटमेंट दी हुई है, यहां पे भी. नाउ I'll tell you the answer. जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा जब सॉल्व करें, मेरी एक एडवाइस को ध्यान रखना, कीप ए पेन इन योर हैंड एंड ऑलवेज इमीडिएटली लाइक सर्कल दिस वर्ड व्हेनेवर यू लाइक जो ऑपरेटिंग वर्ड होता है क्वेश्चन का. अब जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो तो ऑलवेज एंश्योर दैट यू मार्क इट. ठीक है. नेवरदलेस दिस इज द आंसर. द 22 का जो है वो सी. इट रिटेन्ड द अथॉरिटी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. नो, दिस इज ग्रेट. रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. It was an outcome of the round table conference. True. It provided for the establishment of All India Federation. Yes, it didn't become All India Federation. बना नहीं था, लेकिन yes, एक्ट में तो दिया हुआ था. It introduced the provision of the provincial autonomy. That is also true. ठीक है. 23 is basically quite straightforward. लीडर्स को चुनना है. कांग्रेस के सेशन कब हुए थे और उनके बेसिकली प्रेसिडेंट कौन कौन थे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मैच द फॉलोइंग. राइट, मैच द फॉलोइंग का करना, कॉम्प्लेक्स तो है. चलिए, लाहौर सेशन 1909 में हुआ था. तो 1909 में अगर हम बात करें, मद्रास सेशन, अच्छा सारे के सारे क्लोज बाय हैं. सो दे हैव चोजन द मोर ऑब्सक्योर सेशंस. दे डिडंट एक्चुअली, मतलब उन्होंने, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. ऑब्सक्योर वाला जो टाइम था ना 1900 सूरत स्प्लिट के बाद, तो वो जो स्प्लिट के बाद से लेके जब दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन होती है, तो उसके बीच के जो ऑब्सक्योर सेशन है वो ज्वाइन कर लिया. आई गिव यू द आंसर. We'll have to go into the difficulty one. लेकिन अगर नोटिस करो तो सिंपल स्पेक्ट्रम के अंदर लिस्ट दी हुई है सारे के सारे कांग्रेस सेशंस की, और
अगर यूपीएससी को छोड़ दो तो ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यार ये कांग्रेस के सेशंस पूछने का फंक्शन है। अगर हिस्ट्री दे रखी है उन्होंने तो कांग्रेस के सेशन और उनके प्रेसिडेंट सब पूछ रहे हैं, बैंकिंग एसएससी वाले, ठीक है। हु वाज द फॉलोइंग स्टार्टेड द भोंसाला मिलिट्री स्कूल एट द नासिक? कैन यू टेल मी दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन का आंसर डिफिकल्ट है, आई एग्री। बीएस मुंजे, अगर नहीं पता है तो फिर नहीं पता है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद पंडित मदन मोहन मालवीय इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। पंडित मदन मोहन मालवीय यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे, तो मतलब कि कोई ना कोई करंट अफेयर अज्यूम करना पड़ेगा कि 2023 में अगर पंडित मदन मोहन मालवीय पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कोई तो रीजन होना चाहिए। चलिए, तो क्रोनोलॉजिकली उनके ऑर्डर के बेसिस पे ये बताना है। मैं बता देता हूं, द आंसर इज द बी 431। सबसे पहले उन्होंने हिंदू बोर्डिंग हाउस बनाया इलाहाबाद में, फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर द लीडर बनाया, देन ही फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड देन फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी, राइट राइट। देन ये 5 हिस्ट्री के क्वेश्चन के बाद ये वापस आ गए। एम्प्लॉय शैल बी कवर्ड, जो लेबर लॉज के जो क्वेश्चंस हैं इनके मैं आपको आंसर बताता हुआ चलता हूं एंड होपफुली दिस विल एक्चुअली एड यू। An employee shall be covered under the provisions of the Payment of Wages Act of 1936 when employee would be drawing a maximum monthly wage of, कि maximum कितनी monthly wage होती है जिसपे बेसिकली उनको इंक्लूड किया जाता है। Now I believe ये 2017 में ये अमेंडमेंट हुई थी। Okay, this is confusing. This is either rupees 21,000, either rupees 24,000. यार इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। I just got confused क्योंकि शायद कल हमने जब एनालिसिस किया था लेबर लॉस का, इट वाज शोइंग 21,000, बट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि कहीं पे 24,000 है। इसको होल्ड पे रखेंगे इस वाले आंसर को और चेक इट राइट नाउ। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, चेक इट, फाइंड इट आउट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर मैक्सिमम मंथली वेज कितनी होती है एक एम्प्लॉय, एन एम्प्लॉय जो कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर कवर होगा, उसकी मैक्सिमम वेज कितनी होनी चाहिए? 21,000 या 24,000, बट टिल द टाइम कीप इट ऑन होल्ड। देन विल कम टू दिस। ये हमने किए हुए हैं पहले, मैंने चैनल पे एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ लेबर लॉज के क्वेश्चंस थे, बट लेबर लॉज के वो जो 10 क्वेश्चन इन्होंने इस साल पूछे हैं, एक बार मेरे साथ रीड कर लीजिए। एंड मिनिमम रेट ऑफ रेम्यूनरेशन व्हिच शैल बी अप्लाइड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग ऑन द पीस वर्क फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग टू एम्प्लॉयज अ मिनिमम वेज ऑफ वेट्स ऑन अ टाइम वर्क बेसिस अंडर ला 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 ला। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं, होल्ड कीजिए एक बार फिर दोबारा से। हाँ देखो, जो एम्प्लॉय पीस वर्क करता है, ठीक है, उसको इंश्योर कैसे करे कि उसको मिनिमम वेज मिलेगी। पीस वर्क का मतलब होता है जो कि एक पर्टिकुलर यूनिट बना के दे रहा है किसी चीज की, राइट। जैसे कोई टेबल बना के वो दे रहा है, तो अब वो जो टेबल बना के देगा उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा कि इसको एटलीस्ट मिनिमम वेज तो मिले। किसी को बुलाया, अब उसको बोला कि आपको टोटल 10 टेबल बनाने हैं, सो विल वी पे हिम ओनली फॉर मेकिंग दोस 10 टेबल्स, या फिर उसको हाउ डू यू इंश्योर? एक तो इंडिविजुअल जो होता है वो 8 घंटे का काम करता है, ठीक है, उसको 8 घंटे की पेमेंट मिल जाती है, बट समबडी हु इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट विच ही इज गिविंग, भाई इसको पैसे तब मिलेंगे जब ये एक टेबल बना के या एक स्टूल बना के दे देगा। तो हाउ डू यू इंश्योर कि उसको मिनिमम पेमेंट की वेजेस मिलेंगी? सो एक मिनिमम रेट ऑफ रेम्यूनरेशन जो कि हर एक एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई किया जाएगा जो कि पीस वर्क करता है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग टू सच एम्प्लॉयज एंड मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं? What is that word called as? That specifically is called as a guaranteed time rate. बात समझ में आ रही है ना? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार देखो, एक तो हम मिनिमम वेजेस एक्ट बना देते हैं विच इज क्वाइट इजी टू फॉलो, कि अगर मैं किसी इंडिविजुअल से 8 घंटे काम करवाता हूं तो उसको एक पर्टिकुलर लेट्स से कि 600 रुपए उसको मुझे पर डे के देने ही देने। दिस सीम्स लाइक अ लॉजिकल थिंग। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर मुझे किसी से सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल बनवानी है, राइट। अब वो 2 टेबल बनवाने के लिए मैं उसको बोलता हूं कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए दूंगा, चाहे तुमको काम तुमने 8 घंटे किया या 10 घंटे किया, हर एक टेबल के 100 रुपए दे देने मैंने। सो हाउ डू यू इंश्योर दैट द पर्सन हु वर्क्स ऑन पीस वर्क, जो पीस वर्क पे काम करता है वो एम्प्लॉय, उसको मिनिमम वेज कैसे दी जाती है? वेल फॉर दैट मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है जिसको कहते हैं गारंटीड टाइम रेट। जब हम किसी को हायर करेंगे तो हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम रेट की गारंटी जरूर देंगे कि अगर आप इतने समय में इतना काम करके देते हैं, वील हैव टू पे यू समथिंग मिनिमम, राइट, टू इंश्योर कि उसके साथ अन्याय ना हो। 28 का मैच द फॉलोइंग, मैच द लिस्ट है भाई, बहुत क्या नाम है, लेट्स सी 28 के क्वेश्चन का मैं निकाल लेता हूं। यहाँ पे देयर आर ऑप्शंस, रिकवरी ऑफिसर, कंपल्सरी इंश्योरेंस, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट एंड द सब्सिस्टेंस अलाउंस। इनको हमें कौन से लॉ के अंदर ये वाली चीज मेंशन्ड है उसके साथ मैच करना है, राइट। सो
रिकवरी ऑफिसर इज बेसिकली रिलेटेड टू दी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952। हमें ये वाला क्या नाम है एग्जाम दे रहे हैं ईपीएफओ का। ईपीएफओ के एग्जाम में ये एक क्वेश्चन ईपीएफओ एक्ट से जरूर पूछते हैं कुछ ना कुछ करके, ठीक है। ईपीएफओ वाला एक्ट के क्वेश्चन पूछते हैं। एक ईएसआई पे भी एक क्वेश्चन अपना पूछते हैं पर्सनली, ये तो ये दोनों के दोनों एक्ट जरूर करके जाना है। देन उसके बाद द कंपल्सरी इंश्योरेंस इज द पेमेंट ऑफ द ग्रेट्युटी एक्ट 1972। देन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इज द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 एंड सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। सो द आंसर वुड बी 4321। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जब हम इन एक्ट्स को पढ़ेंगे क्लासेस में लेबर लॉज की, तो वी शैल बी एबल टू फिगर आउट यार ये जो वर्ड है उनसे रिलेटेड है, ठीक है। An adult worker who has joined on the 1st of the January 2022 in a factory and worked for 220 days during 1 year has been laid off for 25 days as per standing orders during the year. How many days of leave with wages shall be entitled to during the calendar 2023? Now इसके आंसर मैं बता देता हूं, हाउ वी विल सॉल्व इट। इसका बेसिकली हमें बाद में करवाना पड़ेगा। 11 दिन इसका आंसर आता है। इन अ फैक्ट्री वर्क फॉर 220 days ड्यूरिंग द ईयर विच हैज बीन लेड ऑफ फॉर 25 days एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर। विल कम टू दैट कि ये सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि अब यहां पे क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड करने हैं। देखो पहले जो दो क्वेश्चंस थे दे वर स्ट्रेट फॉरवर्ड। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर एक डेफिनेशन पूछी गई है जो नॉर्मल मतलब डेफिनेशन ही नॉर्मल प्रोविजन पूछा गया है। यहां पे सिमिलरली मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब हमें बस उसकी डेफिनेशन और उसका कनेक्शन पूछा हुआ है। यहां पे भी जो ऑफिशियल जार्गन वर्ड्स है पर्टिकुलर लेजिस्लेशन से रिलेटेड वो पूछे हुए हैं। बट दिस इज समथिंग विच दे हैव आस्क्ड एन एप्लीकेशन फॉर। बहुत ही सरल तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि यार जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर, उसमें इन्होंने एक प्रोविजन बना रखा होगा कि इतने दिन के काम के लिए आपको एक लीव मिलेगी, राइट। फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ वर्क आपको एक लीव मिलती होगी, राइट। एक महीने अगर आप काम करोगे, एक महीने में जिसमें 22 दिन का काम होना चाहिए, उसमें अगर आप 22 दिन काम करते हो तो आपको एक लीव मिल जाएगी। तो क्योंकि यहां पे ये 220 दिन काम कर चुका है तो इसकी बेसिकली 11 दिन की लीव बनती होगी। काइंड ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यू गेट द पॉइंट। ओके, नाउ एज पर द प्रोविजन 30th वाला क्वेश्चन जो है स्टैंडिंग ऑर्डर्स ये वाला एक्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946। Standing orders shall come into the operation after the expiry of how many days from the date on which copies of the order of the appellate authority are sent to the employer and to the trade unions. ये पर्टिकुलर एक्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। उस एक्ट के अंदर जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो कि अथॉरिटीज के एपलेट अथॉरिटी के द्वारा इशू किए जाते हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन है। ये सिंपल पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो ये है स्टैंडिंग ऑर्डर्स वाला, जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स आते हैं वो कब से ऑपरेशंस में आएंगे, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी डेज। जब वो ऑर्डर एपलेट अथॉरिटी के पास पहुंच जाते हैं तो उस दिन के बाद से वो कब से इंप्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। द आंसर इज 7 days। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है लेबर लॉज वाला। दूसरा देखते हैं भाई, हाउ मेनी मेंबर्स आर टू बी नॉमिनेटेड। एक काम करता हूं मैं जल्दी जल्दी आंसर बताता हूं, उसके बाद इसको बाद में पढ़ेंगे। How many members are to be nominated to the central government for the National Security Board as the provisions of the Unorganized Workers Social Security Act 2008। ये 2008 वाला एक्ट है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट का। इसके अंदर कितने मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं? The answer are 34। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। Which of the following scheme is not a social security scheme? इनमें से कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी नहीं आती है? इस वाले एक्ट में नहीं आती है। कौन सी वाली स्कीम आती है? फैमिली पेंशन, जनश्री बीमा योजना, एम्प्लॉय पेंशन। नाउ आंसर इज सी। ठीक है, ये वाला एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो होती है वो इसकी पार्ट नहीं है। देखो अगर मुझसे पर्सनल एनालिसिस पूछोगे तो अभी तक हमने जो लेबर लॉज के क्वेश्चन देखे हैं, जनरली स्पीकिंग दिस ऑब्वियसली इज स्लाइटली समथिंग व्हिच कैन मेक यू क्वेश्चन द प्रिपरेशन। यार ये तो एप्लीकेशन बेस्ड है ना, तो ठीक है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बट बाकी सारे के सारे जो है, इफ यू विल रीड, सिर्फ और सिर्फ अगर हमने लॉ को प्रोविजंस को एक बार पढ़ लिया है, एंड जस्ट टू इंश्योर मैं आपको बता दूं 20 पढ़ने हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमें कम से कम नहीं तो 20 जो लेबर लॉज हैं उनको पढ़ना है, 20 के करीब। सो इफ आई एम सेइंग 20 व्हिच मींस यू हैव टू रीड अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 पेजेस ऑफ द नोट्स। 40 से 50 पेजेस हैं नोट्स के जो कि रीड करने हैं। Which of the following authorities constituted by the central government shall be the appellate authority under the Employees Provident Fund and the Miscellaneous Provision Act of 1952? फिर दोबारा से ये दूसरा क्वेश्चन है ईपीएफओ एक्ट पे ही। ईपीएफओ एक्ट के अंदर ही दूसरे वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया है। सो विच वुड बी दैट? आई थिंक इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपलेट ट्राइब्यूनल है।
which of the following authority is constituted by the central government shall be the appellate authority under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Industrial Tribunal. Could be Industrial Tribunal, we'll actually hold it. इसको भी होल्ड पे रखते हैं 33 को इसके आंसर पे. Okay, 34 as per the provisions. देखो ये अच्छा क्वेश्चन है. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 है, उसमें जो मैक्सिमम पीरियड होता है फीमेल एम्प्लॉय को छुट्टी मिलती है, तीसरे बच्चे पे कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, दैट्स द क्वेश्चन. तो जैसे कि फर्स्ट चाइल्ड होता है तो वी गेट मैटरनिटी लीव, द सेकंड चाइल्ड पे मैटरनिटी लीव, थर्ड चाइल्ड पे भी, बट इसमें पहले दो के लिए जितनी मैटरनिटी लीव मिलती है, बेसिकली पहले दो के लिए 6 महीने की मिलती है, बट थर्ड चाइल्ड के लिए थोड़ा सा अलग डिफरेंस है. व्हाट इज दैट? दैट्स इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. द आंसर इज 12 वीक्स. 6 वीक्स 6 हफ्ते बच्चा पैदा होने से पहले और 6 हफ्ते बच्चा पैदा होने के बाद. तो पहले दो मैटरनिटी जो रिलीफ होती है, लाइक व्हेन द फीमेल इज हैविंग द फर्स्ट चाइल्ड, तो हमें कम से कम नहीं तो 26 वीक्स की 26 यानी कि 6 महीने की छुट्टी मिलती है. वेयरएज जब दूसरा बच्चा होता है तो भी 6 महीने की छुट्टी मिलने की मैटरनिटी रिलीफ मिलता है, बट थर्ड चाइल्ड पे सिर्फ और सिर्फ 12 हफ्ते 12 वीक्स की छुट्टी मिलती है. 3 हफ्ते बर्थ से पहले और 3 हफ्ते बर्थ के बाद. ग्रेट. ये मैटरनिटी एक्ट के अंदर आता है, सिंपल सी बात है. Oh my gosh, again they have asked 3 questions related to the Employees Provident Fund and the Miscellaneous Provisions Act of 1952. भाई ये वाला एक्ट तो करके ही जाना. वैसे ईपीएफओ वाले सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यूपीएससी तो ऐसा है कि सिविल सर्विसेज में वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है, वो ऊपर से कुछ कुछ पूछते हैं कि कोई कैमल होता है और आई नो लाइक दे आस्क समथिंग लिटरली अनरिलेटेड टू यूपीएससी और मे बी टू द वर्ल्ड ऑल्सो प्रोबेबली समटाइम्स. धूमकेतु भी तो पूछते रहते हैं वो. बट द पॉइंट इज ईपीएफओ इज क्लियर. भाई हमारा एग्जाम चल रहा है ईपीएफओ का, हमारे बारे में क्वेश्चन जरूर पूछ लेना, क्योंकि बड़ी बेस मतलब मेक सेंस ऑल्सो, जनरली मेक सेंस. दिस इज दी ओनली, एक तो ये रेगुलर एग्जाम नहीं होता है, सो साल में 3 या 2 साल में या कभी कभी 4 साल में ये एग्जाम किया जाता है. सो दे आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट कि लोग हमारे बारे में जरूर जाने, और हमारे बारे में जानने का एक ही तरीका है, हमारा खुद का एग्जाम. सो दे आस्क द क्वेश्चन इन हियर. ठीक है. एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम का मैं आंसर बता देता हूं यार यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. ये वाली है कि प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल बी एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्प्लॉइंग 50 और मोर पर्सन वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर. ये स्टेटमेंट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है. बाकी ईपीएफओ पेंशन स्कीम्स पे होती है. इट मेक्स प्रोविजन फॉर इंश्योरेंस स्कीम ऑल्सो एंड सो ऑनवर्ड्स. देन ये जो 10 के करीब क्वेश्चन थे, दीज 10 क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू द लेबर लॉस. राइट. पहले 20 हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन थे, फिर हमारे 5 हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, फिर ये 10 क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेटली ये लेबर लॉस पे थे. एंड देन वी कम ऑन दीज रीजनिंग वाले क्वेश्चंस. ठीक है. इनको सॉल्व तो नहीं करें, बट आप एक बार देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन है. दे आर नॉट ऑफ दैट सी सेट लेवल, बहुत ज्यादा हाई सी सेट लेवल के नहीं है. तो जितने भी 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, अगर आपके 10th क्लास में आपके पास मैथमेटिक्स था और 10th क्लास में मैथ्स में 80 से ऊपर नंबर आए थे, यू शैल बी एबल टू सॉल्व ऑल द मेंटल एबिलिटी के और जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आप इनको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. और नहीं करेंगे तो फिर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं आराम से. विल एक्चुअली डू दैट. इन अ डेजर्ट एक्स एंड वाई आर द two spots that are separated by the 100 kilometer. At point X are placed 2 pillars, one black and white, along the line joining X and Y. A white pillar is placed for every 180 meter and a black pillar is placed for every 350 meters. How many times can one find black and white pillars together while traveling from X to Y? I swear to God, if I would be giving this exam, I would leave this question. Okay, रुको भाई, देखो क्या कर रहा है, एक बार करके देखते हैं. मैं I'll just give you a format ताकि इसका कुछ तो पता चले कि करना कैसे होता है. चलिए, this is, let's try to make it. एक डेजर्ट है, एक्स और वाई 2 स्पॉट है जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर है. ऑलराइट भाई, ये एक्स है, ये वाई है, एक दूसरे के बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस है. ऑलराइट. दिस इज व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द रीजनिंग क्वेश्चंस और एनी सच क्वेश्चंस, ट्राई टू मैप द क्वेश्चन. जो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसकी एक पिक्चर बनाने की कोशिश करो. एट पॉइंट एक्स आर प्लेस्ड 2 पिलर्स, वन ब्लैक एंड व्हाइट. तो यहां पे एक ब्लैक और एक व्हाइट पिलर है. Along the line joining X and Y, a white pillar is placed for every 180 meter and a black pillar is placed for every 350 meters. ठीक है. फिर उसके बाद अच्छा सॉरी व्हाइट पिलर इज प्लेस्ड एवरी 100. तो हर 180 मीटर पे व्हाइट है, फिर व्हाइट है, फिर व्हाइट है. एंड देन एवरी 350 meters a black pillar is placed for every 350. और
ये 180 है, ये 180 है, ये 180 है, and then approximately here there will be another black, and similarly there another black, and there will be another black. They are trying to ask कि भाई ये इकट्ठे इकट्ठे कब आएंगे? तो एक तो ये हो गया, राइट? सो नेक्स्ट वाला व्हाइट यहाँ पे इसके बाजू में नहीं होगा, नेक्स्ट वाला व्हाइट यहाँ पे है, ये बी आएगा, लेकिन ये अंडर 350 पे है, तो ये 10 मीटर आगे होगा, तो ये भी काउंट नहीं होगा, तो दे वुड नॉट बी टुगेदर. वी हैव टू फाइंड कि भाई कितने जगह पर. तो यार ये तो मतलब वैसे दूर से बड़ा रीजनिंग वाला लग रहा है, बट कुछ नहीं है, निकल जाएगा. ये 35 और 18 का कुछ एलसीएम वेलसीएम निकाल के द आंसर ऑफ दिस शैल बी 16, ऐसा 16 बार होगा. यू हैव टू फिगर इट आउट. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू. जनरली स्पीकिंग, जब मुझे क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं लिटरली बैठ के बनाता हूं और गिनने लग जाता हूं. आई नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई एटलीस्ट गेट द आंसर. बट यू हैव टू इसकी क्लासेस करके मेंटल एबिलिटी सीखनी पड़ेगी, ये खुद बैठ के नहीं करोगे. देन PQRST वाला, ये 6 फ्रेंड वाला है, ये तो जनरल रीजनिंग का क्वेश्चन है. 6 फ्रेंड होते हैं, हाइट होती है S और T की, R छोटा है. आई विश, ओके चलो मैं करवा देता हूँ ना, हमारे पास क्या है, पढ़ने के लिए टाइम है. अब अगेन देखो, इसकी विजुअलाइजेशन करनी है. व्हेनेवर यू रीड द रीजनिंग क्वेश्चंस, ऑल ऑफ देम आर सॉल्वेबल इफ यू कैन विजुअलाइज. तो जो लिखा होता है उसको विजुअली लिखने की कोशिश करो. जैसे कि भाई ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है PQRST वाला, इसको लिखते हैं कैसे कैसे होता है. आंसर निकल गया तो भाई बहुत बढ़िया, वरना बाकी देखा जाएगा. PQRST and you are 6 फ्रेंड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सफिशिएंट टू कंपेयर द हाइट ऑफ S एंड T. ओके भाई S और T की हाइट कंपेयर करनी है हमें. R इज शॉर्टर देन P. R P से छोटा है, P बड़ा है, बट टॉलर देन अदर फ्रेंड्स. अच्छा, बाकी सारे इसके नीचे हैं, तो R और P तो हो गए, Q S T U इसके नीचे हो जाएंगे. ठीक है, एक तो ये हो गया हमें. तो क्या हमें पता चल रहा है S और T की कोई हाइट का रिलेशन? अभी तक तो नहीं पता चला. दूसरा, U इज टॉलर देन Q, तो भाई ये Q और नीचे आ जाएगा. एक बार रबड़ लेनी पड़ेगी थोड़ी सी. होल्ड ऑन फॉर सेक फेलस, जस्ट अ सेक. कर दो, मेरे साथ विजुअलाइज करो. मैं सॉल्व कर रहा हूं तुम्हारे साथ, देखा मैंने भी नहीं किया ये पेपर. कह रहे हैं U इज टॉलर देन Q, तो U Q से टॉलर हो गया. ओके, बट शॉर्टर देन S, S से शॉर्टर हो गया. ऑल्दो Q इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग द फ्रेंड्स. Q शॉर्टेस्ट नहीं है, तो एक और लड़का होगा इसके नीचे, तो कौन रह गया? तो इसके नीचे P हो गया. नहीं, P Q R S T यहां पे आ जाएगा. T, ये हमारे पास हाइट पता चल गई सबकी ऐसे. मतलब दिस इज द हाइट, T Q W S R P, दिस इज द हाइट ऑफ द पीपल. विजुअलाइज कर लिया इसको. अब क्वेश्चन को आंसर करते हैं. क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सफिशिएंट टू कंपेयर हाइट ऑफ S एंड T. तो R इज शॉर्टर देन P से हमें ST का कुछ नहीं पता चलता, तो 1 तो आंसर है ही नहीं भाई. 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट. खाली 2 को देखें, U इज टॉलर देन Q बट शॉर्टर देन S. ओके, ऑल्दो Q इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग द फ्रेंड्स. अकेले में तो ये भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा S और T की रिलेशन में. दो ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर सब आ गए हैं. ये तो आ तो गया सबके सब. देखो, U इज टॉलर देन Q, U Q से टॉलर है, बट शॉर्टर देन S, ऑल्दो Q इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग द फ्रेंड्स. तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. S और T की जो है ये है तो सही, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली सफिशिएंट. तो आई थिंक 1 and 2 आर टुगेदर सफिशिएंट. दोनों के दोनों से अगर मिलके पता चले तो हमें हाइट का पता चल रहा है. एक सेकेंड, R एंड P का तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ, बट R एंड P से इंफॉर्मेशन पता चली कि T सबसे छोटा है. R एंड P से ही पता चल रहा है कि T सबसे छोटा है. इफ वी डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन, विल नॉट बी एबल टू जज कि T इज द शॉर्टेस्ट वन. सो नाउ क्योंकि हमारे पास सबकी हाइट की इंफॉर्मेशन आ गई है, तो हमें जज कर देंगे कि S जो है वो T से टॉलर है. दैट मीन्स वी कैन कंपेयर. सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टुगेदर. गेट द आइडिया? सो ये जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, जनरली स्पीकिंग, इफ वी आर एबल टू विजुअलाइज देम, सो दिस A B C कैन इंडिविजुअली फिनिश अ जॉब. डिड यू पीपल नोटिस दिस कि ये लोग जो हैं A B C वाले, ये सब के सब काम कर रहे हैं, कब से लेके इनका काम पूरा नहीं हुआ. In almost every exam we go, there are obviously 3 people who are doing individually job, and then they are doing it together, and they're not doing इनका काम. It has been days, like let them go home. I don't know. They can finish a job in 10, 15 or 6 days. पता नहीं यार, इनका lowest common multiple निकाल के we can find out कि एक दिन में कौन कितना काम करता है. कितना होगा 10, 15, 6 का lowest common multiple क्या होगा?
30 हो जाएगा, 6 5 से 30 हो जाएगा, तो ये एक में 1/10 काम कितना निकल जाएगा, इसका आंसर कुछ निकल जाएगा, 3-4 दिन होगा इसका ज़्यादा से ज़्यादा, 3 होगा मोस्ट प्रोबेबली, आई डोंट नो. I'm answering, telling the answer, the 3 is that. But come on guys, these people have not been able to work since, when are they going to finish? Dice is thrown 2 times. The number of ways that the number appearing on the first row is not less than that of the second row. Probability का question है यार, रीजनिंग के अंदर कॉमन होते ही होते हैं. I really do not know how to solve it. फॉर्मूलाज मुझे याद नहीं आते हैं, बट मैं वहां पे बैठ के फिर दिमाग में डाइस को थ्रो कर करके आंसर निकालता हूँ. You would have to be very surprised if I'll be able to think, if I'll be thinking loud here. Overhauling expenses of 25,000 for the engine of a motor car to get better fuel efficiencies. तो ये 5 क्वेश्चन थे हमारे रीजनिंग के. दैट इज इट. फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये जो इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस हैं. तो अब मुझे लाइक गेट द आइडिया कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये हमारे पास क्वेश्चंस आ गए ये कंप्यूटर वाले. तो एक कंप्यूटर एक एक्स्ट्रा सेक्शन है इसके अंदर, राइट. यूपीएससी में तो कंप्यूटर से रिलेटेड मतलब साइंस एंड टेक है, बट दे डोंट स्पेसिफिकली आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर, है ना. कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक है, दैट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग. बट यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं जो ईपीएफओ का एग्जाम है, दे हैव दीज क्वेश्चंस, सो यू शैल एक्चुअली रीड देम. विच ऑफ द फॉलोइंग, इकोनॉमी तो देखो चलो छोड़ो, यू विल बी एबल टू, ये अकाउंटिंग के क्वेश्चन है. ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ये दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द अकाउंटिंग. ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस अकाउंटिंग के, एक बार देख लीजिए. कॉमर्स वाले, आउटस्टैंडिंग रेंट मे बी क्लासिफाइड एज, व्हाट इज दैट? The practice of appending notes regarding the contingent liability in accounting statements is pursuant to. अकाउंटिंग के 5 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एक बार रीड करें आप मेरे साथ. फिर उसके बाद एक बार मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन दिखा देता हूँ. बहुत इजी तो नहीं है. जैसे मैं कभी कभी एग्जांपल के तौर पे दे रहा था कि जैसे रैम की डेफिनेशन पूछते हैं, दे डू आस्क रैम द फुल फॉर्म ऑफ द रैम समटाइम्स, बट सरप्राइजिंगली देखो थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट कमेंट्स इन द HTML सोर्स कोड? I'll be honest, if you know, अगर हमें ये आता होता तो भाई फिर तो, this is a difficult question for almost anybody unless you have done computer science engineering. वैसे 11th और 12th क्लास में जिसके पास कंप्यूटर था उसमें हो गया था, but difficult question. The answer is this, but let's be honest, we would not be able to know. हमें क्या पता है HTML source code के अंदर कौन सा टैग. Which of the following is used to create an email hyperlink to a web page? This is doable. ये बहुत आसान तो नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि सबको आता होगा, बट चलो इसको अगर हमारे पास जो बेसिक नोट्स हो कंप्यूटर के, अगर हम उनको पढ़ेंगे तो हमें आ जाएगा. 48 का क्वेश्चन आता भैया. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बफर इन मेमोरी एरिया और डिस्क स्पूल रेफर्स टू. ग्रेट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. नॉट दैट वी वुड नो दिस, हमें पढ़ने से ही पता चलेगा. साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्यूटेटिव लॉ? बता देता हूँ. A minus B is equal to B minus A. And which OSI layer is responsible for managing the communication between computers in the network? This is getting very tricky. The network layer. Now that we have seen 5 questions of the computer, we shall actually add that we need to do labor laws. We need to do accounting. And then we probably need to do that computer section also. All right. So these are the 3 sections जो कि EPFO से करने हैं. This suddenly, obviously, makes it not very easy. This is obviously a tricky part of the question paper. Okay. Right. Not very happy about reading them. Not very happy about them at all. Consider the following statements. Okay, these are the questions जो कि साइंस से रिलेटेड है. ये डिफिकल्ट लगे या ये इजी लगे, दैट एक्चुअली इज ऑल योर पार्ट. इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. साइंस होता है और सारे के सारे बच्चों को पढ़ना चाहिए. जिन्होंने भी साइंस नहीं पढ़ा, रीड साइंस माय फेलोज. ओके, रीड साइंस. Just forget each and science is the only thing that is going to save us. Nothing else is coming to save us. Consider the following statements regarding the DNA. DNA refers to the deoxyribonucleic acid. Yes, it is located in the ribosomes. No, DNA is not. It's located in the nucleus. Okay, it's composed of the ribonucleic acid. It can make a copy of itself. All right. Yes. तो आंसर इसका 114 है यार. ठीक है. It is not located in the ribosomes. I think second one shall not be make sense. It is located in the nucleus, I guess. बहुत पहले पढ़ा था यार. Velamen is a spongy tissue is formed in epiphytic root. Okay. Botany का क्वेश्चन पूछ लिया है. Which of the following statement is not correct? Hydrogen ions cannot exist alone. All compounds containing hydrogen are acidic, and separation of hydrogen ions from HCl molecule cannot occur in the absence of water. Water soluble bases are known as alkalis.
Okay, all compounds containing hydrogen are acidic, not correct wala, because they'll be the base. ठीक है. Which one of the following has the highest boiling point? Lithium, sodium, potassium, rubidium. Answer is the lithium. My question is not that the questions of the science are difficult or easy. The question is, how do you prepare for it? Because they're asking questions from all, like they're asking questions from the biology and the chemistry and physics. So question इन्होंने सबसे पूछे हुए हैं. An ice cube with 10 centimeter side is divided into 8 smaller cubes, each with the same side. Which of the following statements is correct in this context? Oh my God. एक ice cube है भाई 10 सेंटीमीटर की. अच्छा, it doesn't matter. The ice cube is just taken as a red herring to confuse us. The answer is that कि total volume will remain the same, but total surface area will increase. क्यूब को और मल्टीपल छोटे क्यूब्स में काट देते हैं. तो ये क्वेश्चन जो है मैंने काफी कॉमन क्वेश्चन देख लिया, कई जगह पे पूछा जा चुका है ये. तो ठीक है, दिस विल बी एबल टू फाइंड इट ऑन योर ओन. तो ये 5 क्वेश्चन यार इन्होंने मतलब दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ साइंस क्वेश्चन पर से, बट दोज आर द क्वेश्चंस दैट इज रिलेटेड टू द बायो, बॉटनी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. एक एक क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, एक बायो से, एक बॉटनी से, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से. ग्रेट, ऑल द वेल. एंड देन वन वेंट मिसलेनियस, बिकॉज क्योंकि चौथा सब्जेक्ट नहीं बचा था साइंस का, तो दे बी लाइक कि चौथा क्वेश्चन किसका पूछे. लाइक लेट मी आस्क एन इंट्यूटिव क्वेश्चन सर. ऑलराइट सर, क्यूब को काट के पूछ देते सरफेस एरिया वाला. पीपल वुड नॉट बी नो, एंड we're gonna ask like an ice cube, so they would not know it's a physics question or it's a chemistry question or it's mental reasoning or mathematical. They would have no idea, sir. So mission successfully passed. Then we have the polity questions, and I'm not doing polity. History मतलब पॉलिटी ही सबसे इजी है. वर्ल्ड का सबसे इजी जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी होता है. सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के होने चाहिए, एंड दैट इज इट, ऑनेस्टली स्पीक. अब तो चैट जीपीटी भी आ चुका, तो क्या फर्क पड़ता है किसी को साइंस पता हो या ना पता हो, चेक कर लेंगे कहीं से भी, राइट? अगर कोई इंजीनियर एंड कोई ब्यूरोक्रेट बनी गया है, इट्स नॉट लाइक दे नीड टू नो इट ऑल, राइट? All you need is our good managers and the leaders. The information can actually be presented to you. It's in your hands. What do you don't have? Polity. That you should. क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं पॉलिटी वाले यहाँ पे, ये प्लीज आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. वैसे बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन बी सुपरसीडेड. मेंबर ऑफ एमपी लेड स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्कीम्स डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ मेजरमेंट ऑफ. दिस is definitely not polity, current affairs. Which of the following was not recommended by the Dinesh Goswami committee? Okay, not an easy question per se, because this is not given in Lakshmikant, तो ये हमें एक्स्ट्रा पढ़ना था. दिनेश गोस्वामी कमेटी का आंसर चीफ इलेक्शन कमीशन. नाइस वन, गुड क्वेश्चन. Who among the following was a companion? फिर दोबारा से एक हिस्ट्री का एक क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से पूछ दिया गया है. The first Indian Factories Act passed 1881 dealt primarily with. अब देखो यार, ये पूछा ऐसा लग रहा है लेबर लॉज का है, फैक्ट्रीज एक्ट का, बट ये इन्होंने हिस्ट्री से ओवरलैप करके पूछा हुआ है. लेट मी एक्चुअली शो यू द आंसर्स ऑफ दिस. इसके सारे के सारे आंसर्स हम निकाल लेते हैं सारे के सारे. होल्ड ऑन फॉर अ सेक. सो who among the following was the companion of the freedom fighter रानी चेन्नम्मा of Kittur and continued the fight against the British? फिर दोबारा से हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ 5 नहीं थे, there are 5 more. Chennamma of Kittur continued the fight against the Rani captures by the British in 1824. The answer is Rayana. 62, the first Indian Factories Act जो था, that is passed by that was dealt primarily with the child labor. Where was Azad Hind Force formed? Easier one, right? Singapore. Shall not be something which you will have a challenge in doing. 1927 में लॉर्ड बर्कनहेड जो था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सॉरी माय बैड. Who among the following was not a member of committee? I would not say that you would need to. It's a stupid question they asked. Let's be honest about it. So Lord Birkenhead, he was the secretary of the state of the India. He appointed a committee of 3 members to inquire into the relationship between the Indian states and the British government. All right. Something like state commission जो बनता है हमारे यहाँ पे, right? Okay. हमने भी बनाए 2 स्टेट कमीशन बने हैं, स्टेट रिलेशन के कमीशन बन चुके हैं हमारे यहाँ पे भी, सरकारिया कमीशन की तरह. तो ये इन्होंने 1927 में बनाया था, एंड उसकी कमेटी के मेंबर पूछ रहे हैं, एंड देयर आस्किंग कि कौन नहीं था. 3 के दिए हुए हैं, एक चौथे वाला एक्स्ट्रा दे दिया है. वाओ. Well, the answer is Wilson, but I didn't know the answer. I just checked it from somewhere. So I obviously didn't know.
बट यार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे यार, अब ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक कि वी नो ऑल द आंसर्स, राइट? तो प्रिपेयर करना है, इन क्वेश्चन से पैनिक नहीं करना है, रादर स्टे हैप्पी, डोंट वरी अबाउट इट, नोबडी इज गोना आंसर इट एनी विच वे. Which of the following statements are correct? Under the Cornwallis system, the districts were divided into the thanas and jurisdiction दे दी थी 20-30 माइल की. Each of them were placed under the office of the government under the denomination of daroga. Yes, daroga system was introduced in Madras. अब देखो यहाँ पे कैच क्या है, अगर दरोगा 1812 में आया है तो फिर वो कॉर्नवालिस सिस्टम में नहीं आ सकता, तो दोनों में से एक ही. वेल द आंसर इज 1 and 2 ओनली. तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये सही है, ये सही है. दरोगा जो सिस्टम था वो कॉर्नवालिस ने बंगाल में इंट्रोड्यूस कर दिया था सबसे पहले. नॉट अ प्रॉब्लम. फिर दोबारा से लेबर लॉज के क्वेश्चंस आ गए हैं. अगेन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे है, आउट वर्कर की डेफिनेशन पूछी गई है, दैट इज इट, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. और कहां पे जाएंगे अब हम? Which of the following nature of work shall not be taken into account while the appropriate government considers prohibiting employment of contract labor in establishing under a contract labor? ये भी वही डेफिनेशन वाला एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट 1970, उसके प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन है. सिमिलरली विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 इज नॉट करेक्ट. अगेन अभी तक अगर देखो तो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है, बाकी नॉर्मल प्रोविजंस पूछ रहे हैं, एंड दे आर नॉट बीइंग वेरी ट्रिकी अबाउट इट. बस इन्होंने यही ये ईपीएफओ के जो एग्जामिनर बस ये नॉट वाली बात पे पहुंचे आज तक. ये नॉट पूछ देंगे, यस नहीं है, उनको यस नहीं बताना, उनको करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बतानी, गलत वाली बतानी है. दिस इज जीनियस. हु इन्वेंटेड दिस क्वेश्चन? वाओ, दे मस्ट, I imagine they react sometimes like that. Look, like it's not like they have too much for the entertainment in that UPSC halls, right? But like for the teacher, there is not a lot of entertainment that exists. The best thing, the only thing that examiner can be happy about is that, dude, I actually thought about a really, really cool way to trick people, trick students not to answer this question. What? I'll not be asking to choose them the correct state. I'll be asking them to choosing the wrong statement. They would be so confused when they will actually choose the right and then they'll go out the examination. To be honest, they're actually right. It does happen. ऐसा नहीं है. They sometimes get successful. हमने देखो इनिशियली जब आपने अभी कभी एग्जाम दिए थे तो जिंदगी में देश के हर एक बच्चे ने कभी ना कभी तो ये गलती की हुई है कि नॉट पढ़ के नहीं आता और क्वेश्चन करा रहा है और आगे क्वेश्चन सही किया, तेरा क्या नहीं गलत बताया तूने, मेरा ए है, अरे नॉट बताना था. And then you realize and you want to hit yourself because you made a very, very silly mistake. But don't worry about it, fellas. Literally every person, every Indian who has ever appeared for a competitive exam has all at least made one mistake when they have done it. Sorry for the rant, my fellas. Under the Factories Act 1948, a safety committee is to be constituted in a factory जहाँ पे hazardous substances are used or handled. ठीक है, ऐसे सिंपल सा पता है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से रिलेटेड. तो यार लेबर लॉस तो मेरे हिसाब से आसान है. मुझे तो अब यहाँ पे नई प्रॉब्लम लग रही है, कंप्यूटर्स. व्हाट इज लेबर लॉज? मेक देम, इफ आई प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ 20 एक्ट्स, 20 लेबर लॉज, यू कैन रीड देम एंड इफ यू डू रिवाइज देम यू विल बी गुड टू गो विद दैट. That computer questions were not even revisable. How are we going to do that? How do we know कि HTML कोड में कौन सा टैग लगता है? कहां से पता? 5 क्वेश्चन ट्रिकी हो गए भाई. देखो, लेबर लॉज और अकाउंटिंग तो श्रद्धानुसार सब्जेक्ट ही है इंसानों के, बट कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट होता है क्या? ऑलराइट, नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दोस क्वेश्चंस, लेट मी बी ऑनेस्ट. वी हैव द मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स वाले हैं. दे आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ. एक तो पहले तो मुझे आते नहीं है, दैट्स द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग इज दैट कि मुझे सिर्फ इसके आंसर्स पता है, तो खाली आंसर बता दूंगा, क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है. तो इसकी जो की है वो मैंने इस चैनल पे शेयर कर देनी है आप लोगों के साथ. जरा ले लेना, यहाँ पे ज्वाइन जिसको चाहिए, जिसको जरूरत ही ज्यादा है की कि सर नहीं आंसर तो बता दो इसके, वो की पे ले लेना. बाकी व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 200? ओ भाई साहब, मतलब इसका जो आंसर है उसका पहला वर्ड क्या है? 2 से 2 आई हैव द आंसर बट क्या फायदा. चलो ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, यू विल बी एबल टू डू. एज आई टोल्ड यू, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज इट. ठीक है. रनर कंप्लीटेड अ 40 किलोमीटर रेस इन 3 घंटे. 3 घंटे में 40 किलोमीटर भागी. अपनी अपनी स्पीड थोड़े थोड़े चेंज करती रहती ईच क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस, सच दैट द प्रपोर्शन
of the speeds in the first, second, third and the fourth quarter is given by 2, 3, 4, 5. And how much time did she complete the last quarter of the race? Oh my God, I hate these questions. 3 घंटे में से, एक तो ये भी नहीं है कि 3 घंटे की पूछ ले, 45 मिनट्स की। पहली 45 मिनट्स में भाग रही है 2 की स्पीड से, नेक्स्ट 45 मिनट में भाग रही है 3 की स्पीड से, नेक्स्ट 45 मिनट भाग रही है 4 की स्पीड से, और उसके नेक्स्ट 45 मिनट में भाग रही है 5 की स्पीड से। ठीक है, इन हाउ मच टाइम अप्रोक्सीमेटली, डोंट वरी अबाउट इट, डिड शी कंप्लीट द लास्ट क्वार्टर ऑफ द रेस? ऑलराइट, तो टोटल 40 किलोमीटर भागी है ये 3 घंटे के, 3 आवर्स में। ठीक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई बड़ा क्वेश्चन तो अच्छा है, जैसा भी निकाला है सही है, निकल जाएगा। इट्स समथिंग विच यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। आई विल आल्सो बी एबल टू सॉल्व इट, डोंट वरी अबाउट इट। If there are enough points of denomination 1, 2 and 5, then in how many ways can one pay 10? Normal question है ये। And these are again accounting के questions हैं ये, and you have to prepare it from the NCERTs, accounting standard। तो अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हो, तो I believe you are probably understanding कि there was a section of the computer which I believe was challenging, not challenging, but the new। देखो, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता नहीं कि लॉर्ड बर्कनहेड ने कौन सी कमेटी बनाई थी, विच इज फाइन, बट वी स्टिल नो दैट इज हिस्ट्री। एंड इवन इफ वी डू नॉट नो लॉर्ड बर्कनहेड हमारा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, वी एटलीस्ट नो कि देयर वाज अ 1927, सो गुड फॉर अस। बट व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर, लेट्स बी ऑनेस्ट, जिसके पास 11th 12th क्लास में वो कंप्यूटर वाला पीरियड नहीं था, एंड इवन जिनके पास था, मेरे पास था, मतलब कहां से HTML, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन है। सो दिस इज अ सेक्शन which we'll need to work for. Rather, I would actually like to say that the labor laws is actually easier one out of it. जो labor laws हैं वो actually में easier section है। किससे easier section है? कंप्यूटर वाले से, because these would be straightforward. इसमें दिमाग कोई ज्यादा नहीं लगाना है। You have to read at least 20 laws, और 20 laws जो हैं वो पढ़ के उसके provisions पता चल सकते हैं। Rather, जो 3 new subjects हैं EPFO में, ये सबसे easy वाला है, I'll tell you. And when it comes to the accounting, this becomes tricky. The reason being why this becomes tricky is that एक तो ये कॉमर्स वालों को एडवांटेज होगा। सो जिनके पास कॉमर्स है, बॉय यू हैव दीज 10 क्वेश्चंस इन योर हैंड, ये 10 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में है। ये सबके लिए इक्वलाइजेशन है, क्योंकि ये तो कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि आर्ट ने कर रखा हो, साइंस ने कर रखा हो, ये तो जिसने करना उसने ही करना है। सो दिस इज दीज 10 क्वेश्चंस टू 15 क्वेश्चंस आर इक्वल, इसमें कोई एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं बना सकता है। एंड दिस इज, ये कंप्यूटर वाले बच्चे ही कर पाएंगे, एंड वेरी फ्यू ऑफ देम, बट ये 5 क्वेश्चंस चैलेंजिंग तो रहने वाले हैं, नो डाउट्स अबाउट इट। So the people, what I would say is that if you're preparing for EPFO, the non-commerce students shall focus on accountancy more rather than the labor laws, क्योंकि यहाँ पे चिंता मत करो, you will not lose a lot। कॉमर्स वाले बच्चे तो यहीं पे इसके ऊपर फोकस करो, अकाउंटिंग के क्वेश्चन देख लो कि किस प्रकार के आ रहे हैं, so you'll exactly get an idea। ये क्वेश्चन है यार। So which of the following is included in the cost of inventory according to the accounting standard 2 inventory valuation? God damn it, man. How are we going to do it? Following is the trial balance of a firm as on 31st March. थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड भी है। ट्रेड रिसीवेबल है 2.5 लाख के, प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट है 14,000 का, डेप्टर्स को डिस्काउंट दिया 4,000 का। फिर इनसे पूछा है, एंड वील हैव टू आस्क एंड ब्ला ब्ला ब्ला। There are going to be approximately 10 questions related to 5 accounting के अभी आए हैं, 5 accounting के यहाँ पे आए हैं। So God bless you if you are able to do this. And then there are 5 more questions of the computer. Which one of the following is not a security protocol? Latex document does not contain the decimal equivalent of the 0.1101 power to the under square. Is in a worksheet, which one of the following is not a cell referencing style? Which one of the among the following is used to combine several object modules and libraries to a single executable file? To all my lovely students, we need to focus on these 10 computer questions because these will actually make a difference. Will make a difference. ये हो गया differential factor. Students, the purpose of this was exactly the purpose of the analysis of these questions paper. 120 क्वेश्चन है, बाकी सबके लिए सब बराबर है, नथिंग स्पेशल। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एंड ऑल दैट, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड ऑल दैट, दीज आर दी क्वेश्चंस जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं। ये कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं यार, ठीक है, चाहे अब ये 10 था या 15 है, दिस इज लाइक व्हाट द थिंग इज। लेबर लॉज के ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, विच आर जनरली 10 to 15 इज
स्लाइटली मोर अप्रोप्रिएट, एंड देन अकाउंटिंग के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, अगेन दोज आर 10 to 15. दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑफ द ईपीएफ. ये आपने अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन पेपर आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह है. दिस इज व्हाट द होल गेम बॉय इज, कि करना क्या है क्या नहीं करना है. इफ यू आर एबल टू फिगर दिस आउट, यू आर गोइंग वेरी वेरी फार. बाकी यार incandescent blood, ये साइंस है. द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग द क्रिस्टल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट टार्टरिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. आई एम लाइक, अगर आपको आते हैं नहीं आते हैं इज काइंड ऑफ इररेलेवेंट, बट दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स. ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया. वेल, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. पॉलिटी है, आई थिंक ए इज द आंसर. ठीक है, नॉट विल शैल नॉट बी अ थिंग फॉर यू एट ऑल. Which of the following is or are elements of India's Panch Amrit view on climate change? It was a current affair of that time. Scheduled area. Polity के questions हैं, ठीक है, don't think too much about it. You shall be able to figure these things out. And then interstate migrant employment. This is again labor laws के जो questions हैं. So there are 15 labor laws questions they are asking, right? Factories Act पे दोबारा question आ गया. Again फिर दोबारा से वो match the following है, and under the provision of the industrial disputes. Rest, these questions, the mathematics, mental ability and the reasoning, 10 to 15 questions, not a problem with them. I would not doubt your preparation about it. You shall be able to do that. बस पढ़ लेना कि कौन से किस किस प्रकार के question है. Then there are some current affairs. Truck farming, Atal Vayu Abhiyodya Yojana, National Skill Development Corporation. Some current affairs. Generally जो current affairs हैं, they are related to the skill, labor, employment kind of schemes. Social security schemes से ही related है. तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बहुत सारे current affair करने भागना पड़ता है. You have to focus on that social security aspect of the government schemes also. तो मतलब social government schemes करनी है 10 से 15. And fine. I hate these statement questions. Me too. Same here. Okay, this is it here. ठीक है. I would not put you into too much quantified large language models in news. ये chat GPT के बारे में क्या question पूछा है? Translating a language can be used in which of the following? Yes, they can be used in healthcare. They can be used in software development, creation of reimagined search engines. चारों ही हैं. ठीक है. This is quantified domestic minimum top-up tax is generally talked about. Is just a current affair. I do not know the answer of that. Nevertheless. So, if we have analyzed the paper numbers 2000 EPFO का 2023 का जो ये पेपर था, EPFO EO/AO 2023 का, जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग में जो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स का जो बेस है उसके बीच में जो एनालिसिस है. सो दीज आर द 3 things which you will need to do. Okay, I believe so. If you are a commerce student, I think accounting shall not be much of a larger problem for you. If you are a non-commerce student, this is also a section. Then there is a labor law section, then there is a computer section. 10 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के पूछे गए हैं और 10 ही आते हैं, मतलब पिछले में भी 2021 में भी 10 थे. अकाउंटिंग के भी 10 से 15 क्वेश्चन है एंड लेबर लॉज के 15 क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं वो. ठीक है. सो जनरली बैलेंस है. 20 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछते हैं, 10 हिस्ट्री के. ऐसे बहुत हार्ड कोर में इन्होंने चेंजेस नहीं करते, यूपीएससी की तरह ऊपर नीचे नहीं करते हैं. बट यस, दीज आर दी 25 and 40 क्वेश्चंस विच विल मेक अ फंडामेंटल डिफरेंट. रीजन बीइंग, बाकी बचे हुए 80 क्वेश्चंस जो है, इन 40 में से यू विल हैव टू गो समवेयर अराउंड 20 to 30. मतलब 25 क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेता है उसकी कैपेसिटी होगी पेपर को क्लियर करने की. 25 तो मिनिमम होने ही होने चाहिए. दैट शैल बी द टारगेट. तो उसके बाद काम बन जाएगा. यस, अगर इसमें से 50% भी कर लेते हो तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा. बट अगेन दिस इज अ हाई कॉम्पिटिशन एग्जाम. मतलब मैं वैसे बोलता रहता हूँ सारे बच्चों को कि कम बच्चे देते, लेकिन जाके अब फॉर्म इसको भर देंगे 4-5 लाख बच्चे, पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं ये. एक तो जो ये नॉन एनुअल एग्जाम्स होते हैं, मुझे ये नहीं होता कि इतने बच्चे इसको प्रिपेयर कैसे होते हैं. जब ये एग्जाम आना ही नहीं था तो फिर तुम फॉर्म किस, नेवरदलेस सबको पता चल जाता है फॉर्म का. तो कंपटीशन इसमें भी हाई रहने वाला है. ऐसा कोई सस्ता कंपटीशन तो देश में कहीं पे है ही नहीं हमारे. वी आर वेरी वेरी पॉपुलेटेड कंट्री ऑनेस्टली. तो दीज आर दी थिंग्स. इसके ऊपर फोकस करो, इसका कंटेंट निकालो. मतलब आई विल गिव यू जितना भी होता है बेस्ट वाला, इसके पीडीएफ बना के मैं आपको दे देता हूँ तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स के. और दिस इज द टेलीग्राम चैनल विल एक्चुअली शेयर. और अगर हमको इसकी क्लासेस करवाने की जरूरत पड़ती है तो एक थोड़ी सी कोई अफोर्डेबल फीस पे इन तीनों सब्जेक्ट्स की, मतलब फिर जब पढ़ाएंगे तो फिर मेरे को पूरा पढ़ाना पड़ेगा. अब आधे में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स तो नहीं करा सकता.
बिकॉज दिल बी सम स्टूडेंट की सर मैंने बाकी कर रखा है, खाली 3 पढ़ा दो, बट देन मतलब मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको कराएंगे तो फिर हमें पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा, फिर मेरे को आई हैव टू टीच ऑलमोस्ट विल have to help the students to prepare for a whole. So, but if we do launch a course, तो I will update about this. But rest of it, जो इन तीनों सब्जेक्ट्स के अगर आपको कुछ और नोट्स वोट्स भी चाहिए ना, तो मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा. ज्वाइन देट, कोई और अपडेट आता है तो उस पर कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने आते हैं तो वहां पे पूछ सकते हो. राइट? ऑलराइट देन, हैव अ नाइस डे.